कि आज जो हमारे बीच शख्स नहीं शख्सियत पहुंच चुके हैं साथियों। पूरे हिंदुस्तान में उनका इंतजार किया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में पलकें बिछाकर लोग उनका कई कई महीने सालों तक वेट करते हैं। साल साल दो साल उनकी डेट एडवांस में बुक रहती है। लेकिन आज हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, आज हम लोगों से प्यार के सदका वो आज इतने कम साथियों में भी जलंधर में पहुंचे हुए हैं। लेकिन अपनी एक्साइटमेंट जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि लुधियाने का माहौल सब छोड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं। लुधियाने में लगभग 1000-1200 लोग रहते हैं, पैर रखने को जगह नहीं रहती। तो अपनी एक्साइटमेंट जारी रख सकते हैं जी? यस यस यस। तो मैं ज्यादा समय बाधा नहीं बनता हुआ मैं सभी रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साथ दें और आप सब भी अपनी जगह पे खड़े होके पूरे सम्मान के साथ, पूरे दिल के साथ आप सबकी जबरदस्त तालियों में मैं डायरेक्ट स्टेज पे इनवाइट करूंगा। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर विजय बरोदिया जी। जबरदस्त तालियों में प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। सभी रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर्स गार्ड करते हुए सर को ऊपर ले जाएंगे। जबरदस्त तालियां जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। और सभी सीनियर साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनका स्टेज पे भागकर आएंगे। सारी जबरदस्त वाली बच्ची रहनी चाहिए। यस 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 यस। और सभी सीनियर साथी गुस्से के साथ सर का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय आसिफ। जय आसिफ। कैसे हैं सभी लोग? हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं आसिफ की मीटिंग? नए साथी कितने हैं? यू आर वेलकम। हम आपका स्वागत करते हैं और देखिए, मेरा नाम विजय बरोदिया है और चीन का रहने वाला हूँ। मैं प्रेजेंट दिल्ली में रहता हूँ। इस बिजनेस में लगभग 22-23 साल का अनुभव है। उसके अनुभव के आधार पर मैं आपके बीच में बातें करूँगा। पुलिस सर ने काफ़ी चीज़ें बताई हमारे अपग्रेडेशन के बारे में कि भी अभी पैसा बरसेगा। बड़ी एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में और मुझे पता भी है बहुत से लोग, हालांकि ये प्लान जो अपग्रेडेशन हुआ है, अपग्रेड किया गया है, जो नई चीज़ें ऐड की गई है, वो सब लगभग सब लोगों को क्लियर है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि यहाँ सीनियर सबने बोला था कि यहाँ सीनियर बोर्ड लीडर जो है ना वो बताएंगे तो और मजा आएगा। बट उसके अलावा पहले इस बिजनेस की कुछ खूबियाँ अपने को पता होनी चाहिए, कुछ विजन क्लियर होना चाहिए। मुझे याद है जब भी इन्होंने 3 फेज की बात की, आरसीएम का फर्स्ट फेज था जिसके अंदर 41% की पार्टनरशिप के साथ हम लोग काम करना शुरू किया था। 6% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस अपने को मिलता था और पहला सपना होता था हर डिस्ट्रीब्यूटर का कि रॉयल्टी पे पहुंचे। हम जब भी किसी को प्लान दिखाते थे तो मार्केटिंग प्लान में रॉयल्टी अचीवमेंट बताते थे कि रॉयल्टी पे आने के बाद आपको इनकम मिलेगी ऐसी, जो जिसको बोला जाता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, क्योंकि रॉयल्टी लेखक गायक और साइंटिस्ट को मिलती है और ऐसी रॉयल्टी खरीदारों को मिलने लग जाए, इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो ऐसा कुछ प्लान में दिखाया जाता था और उसी रॉयल्टी तक पहुंचने का टारगेट था और सेकेंड फेज में उस रॉयल्टी को बढ़ा दिया गया, 6% की बजाय 8% कर दिया गया और कुछ और भी बहुत सी अपडेट हुई। गवर्नमेंट से गाइडलाइन बनवाई हम लोगों ने और भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में आ गया और गवर्नमेंट ने इस पे गाइडलाइन बना दी, रूलिंग बना दी। तो सेकंड फेज हमारा हुआ रूलिंग के साथ और पहला फेज था सिर्फ विजन के साथ, क्योंकि वर्ल्ड के विकसित देशों में ये काम चल रहा था, हिंदुस्तान में भी होगा ऐसी सोच थी हमारी और उसी विजन के साथ काम कर रहे थे। जबकि भारत के अंदर क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी, इसलिए बहुत सी मनी सर्कुलेशन की स्कीम, मेंबर बनाने के धंधे और बहुत सी चीज़ उल्टी सीधी कंपनियां भी आई, बहुत से लोग ठगे भी गए बेचारे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई गाइडलाइन नहीं थी। सॉरी, एक मिनट सर, स्टेज पे बाद में बात करता हूँ। ये रास्ते में ही मैंने एक बार पहले साइलेंट था, रास्ते में ही मैंने हटाया था थोड़ा सा, सॉरी। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि सेकेंड फेज में हम लोगों को बहुत गर्व हुआ कि पहली बार भारत के अंदर, वो भी श्रेय हमारे ऊपर ताज मिला आरसीएम को, कि आरसीएम वाले लोगों ने संघर्ष किया और भारत में डायरेक्ट सेलिंग को वजूद दिलाया। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और पहले फेज में सिर्फ विजन था, दूर की सोच थी
कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आरसीएम का जब भी नाम लिखा जाता था उसके साथ लिखा जाता था एक विजन, जबकि हमें भी पता नहीं था, पता नहीं कल को क्या होगा, भारत सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन इस पीरियड के अंदर बहुत अच्छा हुआ। सेकंड फेज में रॉयल्टी बढ़ा दी गई। अभी मुझे गर्व है कि पहले फेज में आदरणीय सुरेंद्र जी बस जो पिछली बार आपके बीच में आए थे, जो सीनियर साथी होंगे वो जानते होंगे, सुरेंद्र बस जी पहले फेज के आरसीएम के धन्यवाद। सेकंड फेज शुरू हुआ, गाइडलाइन के बाद बहुत अचीवमेंट आई, बहुत शानदार शानदार अचीवमेंट हुई। नए संघर्ष के बाद हम लोग निकले थे, बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंटें हुई। मैं खुद पार्ट 2 का आरसीएम का टॉप अचीवर रहा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्टार फायर जैसा लेवल मैंने हासिल किया। स्टार फायर का मतलब है कि 10 करोड़ इधर और 10 करोड़ इधर का बिजनेस होता है, यानी कि करोड़ों रुपए मेरी टीम से लोगों को नहाने से, खाने से, पीने से, कपड़े पहनने से जाता है। तो ये सेकंड फेज हुआ। थर्ड फेज जैसे गुरजीत सर ने बताया कि थर्ड फेज में हम लोग इस महीने कदम रखते हैं। हेलो, इट्स द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मंथ। इसमें कंपनी ने कुछ ऐसी चीजें ऐड की जिसके पीछे से काफी 3 साल का रिसर्च चल रही है, क्या करें, जिसमें काम करने वाले लोगों की इनकम बढ़े, जो बिजनर हैं, जो आदमी करियर बना के आरसीएम को काम कर रहे हैं, जो आदमी कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मेहनती लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोगों को इनकम बढ़नी चाहिए। तो जो इनकम आ रही थी आपकी वो तो एडिटिव है, वो तो आएगी आएगी, लेकिन ऐड किया गया। कंपनी अपने पूरे टोटल टर्नओवर से 2% अलग अलग निकाल के सब लोगों को बांटा गया। जैसे जो लोग कंसिस्टेंसी से खरीदारी करेंगे उन लोगों को भी 2% एक्स्ट्रा करके उनको प्रोडक्ट फ्री का प्रावधान किया गया, आप लोग सब शायद जानते हैं। उसके बाद जो लोग वाइटल एंड वो है, वाइटल में हमने ओपनर से लिया है। ओपनर का 17,000 का बिजनेस होता है और 17,000 का बिजनेस कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई चाहे तो पहले महीने भी 17,000 के बिजनेस पे पहुंच सकता है बहुत इजीली, क्योंकि आरसीएम के पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सारे प्रोडक्ट्स हैं। जानते हैं ना आप सब? यस सर, सब कुछ है। वी हैव ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ बाथरूम के देखोगे तो बाथरूम के टोटल प्रोडक्ट हैं। किचन में देखोगे तो हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, आटा, तेल, दाल, चावल सब कुछ किचन के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं। कॉस्मेटिक्स भी हमारे पास है। लेडीज के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मस्कारा वगैरह, बहुत से मस्कारा बहुत से नामों को मुझे पता भी नहीं, लेडीज को ज्यादा जानते हैं। वो सारी चीजें किसों के साथ हमारे पास है। पोथंजा है, रेडीमेड्स है हमारे पास। न्यूट्रिशन दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है। इतने सारे प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो हर घर में ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट अगर हम बनाएं तो ऐसे एक नॉर्मल घर में लगभग 10-20 हजार के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। दैट इज द रियलिटी। मैं ये नहीं कह रहा आरसीएम के होते हैं, वो किसी भी कंपनी के होते हैं, लेकिन वो उस तरह के प्रोडक्ट आरसीएम में वो सेगमेंट है कि उस तरह के प्रोडक्ट 10-20 हजार के होते हैं। अगर हम ईमानदारी से वो 100% यूज करने लग जाए तो डायमंड क्लब तो इजीली हर आदमी का होता है। ये सुनो, तो हमारा उद्देश्य था कि जो लोग डायमंड क्लब करते हैं उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। लेकिन कंपनी के जो मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी, उनके बारे में आप जानते हैं। देखिए, इसी से अंदाजा लगाओ, मैंने तालियां बजाने के लिए नहीं बोला, लेकिन आप लोगों ने अपने आप बजाई, क्योंकि ये टीसी छाबड़ा जी एक ऐसे शख्स हैं जो गलती से इस युग में पैदा हुए। हेलो, कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग है ना। मतलब कई लोग होते हैं थोड़े से असत्य कैसी जरूरी है अपवाद के रूप में। आज के समय में भारत के संत महात्माओं के अगर आप प्रवचन सुनोगे न्यूट्रल होके, यानी कि भक्त बन के नहीं, तो उनके पीछे छुपा हुआ बिजनेसमैन नजर आता है आपको। ये सुनो, अगर हमसे सुनोगे तो उसके पीछे छुपा हुआ बिजनेसमैन नजर आएगा। लेकिन हमारे जो टीसी छाबड़ा जी हैं वो बाई प्रोफेशन बिजनेसमैन है। ये सुनो, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन नजर आने चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, वो गलती से पैदा हो गई इस युग में। उसके प्रवचन अगर आप सुनोगे तो बिजनेसमैन के बेस में छुपा हुआ साधु नजर आएगा। हेलो, समझिए, ये बड़ी अजीब सी चीज है। इसलिए उनका नाम लेके ही आप लोगों ने तालियां बजाई। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सच बताऊं मैं, अगर आप लोगों को मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उन तक मत पहुंचाना। मतलब टीसीबी की जब मीटिंग होती है ना तो बहुत बार मैं प्रमोट नहीं करता टीम में। मुझे लगता है कि यार ये ना लोगों को बिजनेस करने से रोकते हैं। अगर तो मुझे नहीं, मैं बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि जब उनको आप सुनोगे तो ये नहीं कहते कि बिजनेस बढ़ाओ, टेक्निकल बन जाओ, खूब पैसा कमाओ। वो ये कहेंगे आदत ठीक कर लो, नशा मत किया करो,
लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करो, लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि हेल्थ के बारे में जानकारियां दो, इस तरह की बातें करते हैं। तो लेकिन हम तो बिजनेसमैन है, और सीधी सी बात है, मुझे गर्व है कि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जिसका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य। आज के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा स्वावलंबन कि सारे लोग स्वावलंबी बने, और दूसरा स्वावलंबन, और तीसरा है नए भारत का निर्माण कि नए भारत का निर्माण हो, जिसमें कैसा हो नया भारत, अगर वो जानना है तो आरसीएम का प्राण गीत है, उसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये विचार हैं हमारे कंपनी के सीएमडी टीसी छाबड़ा जी के साथ, कि जिनको अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मालिक के ऐसे विचार नहीं हो सकते। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये सुनो। तो टीसी सर से जो मैं डायमंड क्लब की बात कर रहा था कि डायमंड क्लब पे हूँ तो हमें उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए। हमारा एक ब्रांड है डायमंड क्लब, और हम चाहते हैं कि डायमंड क्लब को मिले, पर हमारे टीसी जी है ना, वो सबके बारे में सोचते हैं। मजे की बात ये हुई कि टीसी जी ने उन सब लोगों को एक्स्ट्रा देने का डिसीजन ले लिया जो आरसीएम में लगातार खरीदारी करते हैं, चाहे वो 100 की भी करते हैं। तो इतनी हैरानी की बात है, पर्सनली मैं एग्री नहीं था इस चीज पे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार कोई आदमी 100 की भी खरीदारी करे, उसको क्या देना, वो क्या बिजनेस में करेगा। हेलो, वो कहावत है नंगा क्या नहाएगा और क्या कुछ करेगा। तो आप सब लोग जानते हो, मतलब 100 रुपए की खरीदारी, लोग गोलगप्पे की दुकान पर खड़े होकर मेरे जैसा गोलगप्पे खा जाते हैं। तो एक महीने में 100 की खरीदारी करोगे, जहाँ गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक, सब लोग क्या 100 की खरीदारी होगी। लेकिन उसके लिए भी किसी की सोचते हैं, मतलब हैरानी की बात है। तो ये तो अभी जो अपग्रेड किया है वो ये किया गया है कि जो खरीदारी रेगुलर करते हैं, बस शर्त यही है कि वो परमानेंट होना चाहिए, लगातार खरीदारी होनी चाहिए। तो अभी कंसिस्टेंसी शुरू हुआ है। तो नए अपग्रेडेशन में सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको कंसिस्टेंसी से काम करना। ये सुनो, इस नए अपग्रेडेशन में एक भी व्यक्ति का नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा सब लोगों का। हेलो, क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं ताकि आप रिलेट कर सके। मैं जैसा बता चुका, मेरा नाम विजय लोरिया, जिनका रहना हुआ दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। इस बिजनेस में आज स्टार्ट फायर के लेवल पे हूँ। पार्ट 2 में मैंने टॉप किया आप सब लोगों की दुआओं और सहयोग से, और साथ में जो जिस वजह से टॉप किया वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। ये लुधियाना में नहीं बताया था, हालांकि वहाँ हाउसफुल था, इसमें लोग थे दूर दूर तक, है ना, और आपको मैं आज बता के रहूँगा। आप लोगों को टॉप करना है, तैयार है? और ना बता पाऊँ ना, भूल जाऊँ तो आप मेरे को याद दिला देना कि सर ये बताना, फिर चाहे ट्रेन निकल जाए कोई बात नहीं, दूसरी में चले जाए। तो एनीवे, आरसीएम पार्ट 2 में स्टार्ट फायर हुआ मैं। बिजनेस बहुत बढ़िया होता है, लेवल भी बहुत बढ़िया होता है। गुरजीत जी ने सर ने बताया कि जैसे गाड़ियाँ आ गई तो सीधी सी बात है हमारे पास भी आई होंगी। ये सुन लो, घर है, घर बहुत शानदार है, एक नहीं है, बहुत से घर हो गए, प्रॉपर्टी भी खूब होगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, हर चीज का हम लोग आनंद ले पा रहे हैं, वो आप लोग जानते हैं। बट ऐसा हमेशा से नहीं था, ये इस बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पाया है, और ये मेरे साथ हुआ तो आप सब लोगों के साथ हो सकता है। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जितने लोग यहाँ पे बैठे ना, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता हूँ, मैं उससे भी ज्यादा गरीब परिवार का लगता हूँ। और मैं लगभग हर प्रोग्राम में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सके कि अगर ये मेरे को उठा के यहाँ तक पहुंचा सकता है, मेरे जैसे को। मेरे जैसे का क्या मतलब है कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। मेरे को जब बिजनेस शुरू किया उस समय मेरे पास एक साइकिल थी, साइकिल पे लोगों के घर पे प्लान दिखाने के लिए जाता था। आप लोगों के पास तो बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, ये तो पैसा भी हो सकता है। 5वीं क्लास में जब था, रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों में बेचता था मैं। 8वीं क्लास में हुआ, अखबार बांटने के लिए एक साइकिल खरीदा मैंने किस्तों में, पैसे नहीं थे साइकिल खरीदने के। देन आई वाज इन 8th क्लास। 11वीं क्लास में हुआ, कराटे का अच्छा खिलाड़ी बन गया मैं, कराटे सिखाने लग गया बच्चों, कराटे कोच बन गया मैं। जिस स्कूल में पढ़ता था बच्चों को कराटे सिखाता था, जिस कॉलेज में गया वहाँ कॉलेज में बच्चों को कराटे सिखाता था, मेरी फीस पूरी हो जाती थी उससे। उसके बाद दिल्ली इंजीनियरिंग करने के लिए गया, हर रोज शाम को लोधी गार्डन में कराटे की क्लास होती थी, और हर रोज सुबह वहां से 14 किलोमीटर दूर हमारे एक पंजाब के ही कोई सरदार जी हैं, चहल जी, उनका KSK अकेडमी पब्लिक स्कूल है, रतिया मार्ग संगम भी आते, उसमें मैं कराटे सिखाने के लिए जाता था। हर रोज 14 किलोमीटर साइकिल चलाता सुबह सुबह, और मेरी कंप्लीट हो गई पढ़ाई, इंजीनियर बन गया। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की।
पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हर आदमी नौकरी की तलाश करता है, ये सुनो, मैंने भी की। हर आदमी को मिल जाती है? नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिली। नौकरी प्राप्त 3 लोगों को मिलती है, 3 तरह के लोगों को। या तो वो टॉपर हो, मैं टॉपर नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। या वो जिनके पास चेक हो, जिनके पास जैक हो। चेक का मतलब रिश्वत देने के लिए पैसा हो, चेक का मतलब सिफारिश हो। ये सुनो, इन तीनों में से मेरे पास कुछ नहीं है और आज बड़ी खुशी होती है। भगवान का शुक्र है मैं टॉपर नहीं था, टॉपर होता तो कहीं नौकर होता। हेलो, यस सर। इस जिंदगी में मालिक बना दिया तो कुल मिला के मेरा बैकग्राउंड है सर। 1 साल खूब धक्के खाए नौकरी प्राप्त करने के लिए, नहीं मिली। आप में से बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं, आपको मिल गई होगी, कुछ को सरकारी मिल गई, कुछ ने प्राइवेट ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छी बात है। जिनको नौकरी नहीं मिली वो कोई अपना काम शुरू करते हैं, ये सोचो। या उनका विजन बड़ा है, वो नौकरी लेना भी नहीं चाहते, अपना काम शुरू कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है। तो बहुत से, किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने शॉपिंग मॉल बना लिया, किसी ने पेट्रोल पंप बना लिया, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने रिक्शा खरीद ली, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर फैमिली पॉकेट। जो हमारे परिवार का ब्योट है उसी हिसाब से हम लोग काम चूज करते हैं, ये सब लोग। मेरे पास भी नौकरी नहीं मिली, काम करना था, पैसा तो था ही नहीं, अब मैं रेडी लगाना नहीं चाहता था, रिक्शा चलाना नहीं चाहता था। माँ बाप की पूरी जिंदगी भर की कमाई मैंने पापा जी से पूछा कि कितना दे सकते हो कि मैं काम शुरू करूँ, तो उन्होंने पूरा खंगाल लिया, अपने अकाउंट वगैरह देखा तो 2 लाख सिर्फ। 2 लाख में क्या काम चलेगा? 2 लाख रुपए मैंने उनका ले लिया, 2 लाख कर्ज दिया और एक पार्टनर भी लिया, तब जाके मैंने कंप्यूटर का सेंटर बनाया। सुबह 5 बजे उठ के कराटे के सेंटर में कराटे सिखाने के लिए जाता था, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सेंटर पे बैठता था। सुबह से लेके शाम तक हाईली बिजी, कोई समय नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो आरसीएम में पहली बार आए हैं, या जिन लोगों से आप आरसीएम की प्लान दिखाते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों का एक बड़ा बहाना होता है कि मेरे पास समय ही नहीं है आरसीएम करने के लिए, ये सुनो। यस। और आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कैसे करें, समय ही नहीं है। तो मेरे से समझ सकते हैं, मेरे जितना समय का अभाव मेरे पास जितना था ना, आपके पास तो खूब समय होगा। सुबह 4 बजे उठ के मुझे कराटे की क्लास में 5 बजे तक पहुंचना पड़ता था। अगर मैं 5 बजे तक क्लास में नहीं पहुंचता तो मेरे कराटे के बच्चे मेरे को छोड़ के जा सकते थे और मुझे फीस नहीं देते। ऐसे ही 8 बजे के रात से लेकर रात के 8 बजे तक मुझे कंप्यूटर सेंटर पे बैठना होता था। अगर वहां नहीं बैठता तो वहां के बच्चे मेरे को छोड़ के चले जाते। तो समय तो था ही नहीं, हाईली बिजी। खूब मेहनत की सर, हर रोज सुबह 4 बजे उठ के कराटे की क्लास में जाना, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाना और उसके बाद थक हार के नहा धो के जल्दी जल्दी खा के सो जाना। ना अपने लिए टाइम था मेरे पास देने के लिए, ना बीवी को टाइम था देने के लिए, ना बच्चों को टाइम था देने के लिए। सोता था और अगले दिन सुबह उठ के फिर भाग जाता था। और ऐसी जिंदगी सर आप लोगों की भी चल रही है, सॉरी टू से। हम लोगों के पास टाइम नहीं है, पर पैसा आने लग गया था। लगभग 10,000 के आसपास की इनकम में लेता था। वाहन के रूप में एक साइकिल था। माँ बाप ने मेरी शादी कर दी और शादी करने के बाद फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी तो पता चला कि नहीं यार 10,000 में गुजारा नहीं होगा और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। पर कितनी बढ़ा सकते हैं? ऐसे समय पे मुझे आरसीएम का प्लान दिखाने के लिए एक एक्सपोजर दिया एक दोस्त ने। कुछ क्वेश्चन पूछे कि कुछ कमाना चाहते हो, कुछ सपने पूरे करना चाहते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल करना चाहते, कौन नहीं करना चाहते? ये सुनो, यस। मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी यही कहोगे यस। तो मेरे को कहा कि भी एक बिजनेस है, पर बिजनेस कहते ही मैंने मना कर दिया कि बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस में तो पैसा लगता है। और एक ही बिजनेस बड़ी मुश्किल से किया मैंने, उधार लेके, पापा की कमाई लेके और एक पार्टनर ढूंढ के, और ये कह रहे हैं और बिजनेस कर लो, हाउ इट पॉसिबल, कैसे करो? लेकिन तुरंत मेरे दोस्त ने कहा कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं होता। बड़ा अजीब लगा कि यार बिना पैसे लगाए कैसे हो सकता है। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट आरसीएम बिजनेस के बारे में बात कर रहा था और आरसीएम बिजनेस में पैसा नहीं होता, ये सब। यस। तो आरसीएम बिजनेस के बारे में उन्होंने प्लान दिखाई मुझे। एक पिकअप सेंटर पे, पिकअप सेंटर कह रहा हूँ, क्या था वो, एसटीडी पीसीओ पे लेके गए। सुरेंद्र वर्दी का एसटीडी पीसीओ था वो। सुरेंद्र वर्दी जिनको आपने सुना, आज आरसीएम के डायमंड है। एसटीडी पीसीओ चलाते थे वो, वाहन के रूप में उनके पास एक साइकिल, वो सॉरी क्या बोलते हैं, बजाज चेतक स्कूटर होता था, सेकेंड हैंड खरीदा था उन्होंने। लोगों की छतों पे जा जाके केबल के कनेक्शन जोड़ते हुए देखा मैंने उनको। लेकिन आज तो आरसीएम के डायमंड है सर। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, समझ में नहीं आया, शायद वो समझा नहीं पाई क्योंकि उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था, या शायद मैं नहीं समझ पाया क्योंकि हमारे दिमाग पे ताला लगा हुआ था, कई बार सुनना ही नहीं चाहते। ये सुनो सामने वाला क्या बोलता है, मेरे दिमाग में यही दागी आ रही है क्योंकि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम सब लोग मैन्युफैक्चरर हैं। यस सच्ची ध्यान नहीं है इसका मतलब, पूछने के बाद भी यस बोल रहे हैं। मैं चेक कर रहा था, सो तो नहीं रहो। हम सब लोग क्या है,
ग्राहक है अपनी जरूरत का सामान रिटेलर से लेते हैं, बनाता नहीं, सेमी होलसेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, एजेंट, और ये मैन्युफैक्चर से चलता है। ये सुनो, ये तो मुझे भी पता था, आपको भी पता है। ये तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज यहाँ से चलती है, यहाँ तक पहुँचती है, तो इसको हम WCM बोलते हैं, राउंड कॉस्ट मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई का 50% पैसा यहाँ पे जाता है। हेलो, मैंने कहा यार ये गलत है, तो सही क्या है? उन्होंने कहा सही है, इनको बीच में से हटा दो, डायरेक्ट जुड़ जाओ, ये राइट्स, कंटेंट और मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका, ये 50% पैसा आपको वापस आ जाएगा और यही पैसा आपको अमीर बनाएगा। हेलो, सारी प्लान ऊपर चली, कुछ नहीं समझ में आया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे आ जाएगा, हाउ इट पॉसिबल? फिर उन्होंने बताया कैसे आएगा। उन्होंने बताया परफॉर्मेंस बोनस आएगा, रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा, इतने पे आओगे 15,000 के आसपास की इनकम, यहाँ पे पहुंचोगे तो लगभग 25-26 हज़ार के आसपास की इनकम, यहाँ पे पहुंचोगे 40,000 और इससे ज्यादा की इनकम। कैसे आएगी? डिफरेंस बता दिया, कुछ नहीं समझ में आया, सब ऊपर से गया। इसीलिए मैंने भी यहाँ रेल बना दी। हेलो, मेरे को ही नहीं समझ में आया तो आप समझ के क्या करोगे? हेलो, तो मेरे को एक चीज समझ में आई, प्लान नहीं समझ में आया पर ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उस समय एक बात समझ में आई थी और मैं चाहता हूँ मैं आप जो भी बोलूँ यहाँ, वो चाहे आपको समझ में आए ना आए, वो जरूर समझ में आना चाहिए जो मुझे समझ में आया। बता दो, डेल कार्नेगी की एक किताब पढ़ी थी बहुत पहले। उस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग सक्सेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट चेंज। इसका मतलब बनता है यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उस काम में आपका नुकसान क्या होता है इसको सोच लो, और उस टेंशन में अगर आपने ये सोच लिया कि नुकसान क्या होता है और उस नुकसान से आप कंप्रोमाइज कर सकते हो तो फिर आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो मेरे को इस प्लान में दिखाया गया कि ये पैसा आएगा। मैंने सोचा कि शायद ये मुझे फंसा रहा है, नहीं आया तो नुकसान क्या है? ये कह रहे हैं आएगा, ज्यादा नुकसान होगा, नहीं आएगा तो आज से पहले कौन सा आ रहा है? यस, हेलो, यही सोचा कि ये कह रहे हैं आएगा, अगर नहीं आया तो कौन सी तोप चल जाएंगी। हेलो, पहले भी नहीं आ रहा, आपसे भी नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, दुकान ही तो बदलनी है। सिर्फ इस छोटी सी सोच से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। एक आध बार हमारे वहाँ सुरेंद्र जी की एसटीडी पीसीओ के पीछे एक दुकान में मीटिंग होती थी संडे को। वैसे एक औरत का काम किया जो मैं चाहता हूँ कि आपको भी करना चाहिए। वहाँ मीटिंग होती थी हर संडे को, वीकली मीटिंग। कभी उसमें 8-9 आदमी, कभी 10, कभी 15 ऐसे होते हैं, छोटी सी दुकान टाइप में थी। मैं हर संडे को, संडे में फ्री होता था, हर संडे को शाम को उस मीटिंग में जरूर गए। और उस मीटिंग में जाके मुझे लगता था, क्योंकि कुछ लोग आते कहते थे आज मैंने 2 ज्वाइनिंग करा दी, कोई आदमी कहता था कि आज तो मैं गया था मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, कोई आदमी कहता था आज मेरी तो 5 हो गई। हेलो, तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें जब होती थी और बिजनेस के बारे में बताया जाता था, थोड़ा माहौल मुझे मिला, कुछ मैंने भी काम करना शुरू किया, कुछ ज्वाइनिंग मैंने भी करवाई। 1 महीना बीत गया। 1 महीना के बाद मेरे को इस बिजनेस से इनकम आ गई। हेलो, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। पहले कह रहे थे पैसा आएगा, मैंने सोचा था पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो बड़ा मोटिवेशन मिला। फिर रात के 8 बजे के बाद मैं एक आध बार प्लान दिखाने के लिए जाता था। हर संडे को मैं इस बिजनेस में मेहनत करने लगा और बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ गया। पर मेरे साथ जो लोग और ज्वाइन हुए थे वो काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगे। आपको पता होगा जिनसे बहुत लीडर थे, जानते ना? नाम अगर मैं लेने लग जाऊँ, आदरणीय राकेश शर्मा सर, प्रमोद गुलाटी सर, सुरेंद्र जी, और भी बहुत से लोग हैं। तो ये सारे बहुत से लीडर्स वहाँ हुए। मैं लीडरशिप पे पहुंचा लगभग 1 साल में। कुछ मेरे से पहले पहुंच गए, कुछ मेरे बाद भी पहुंचे। एग्जैक्ट सबका डाटा नहीं है मेरे पास। धीरे धीरे 1 साल के बाद, लगभग 2 साल के अंदर बाद जाके मैं रॉयल्टी पे पहुंचा। कुछ लोग मेरे बाद पहुंचे, कुछ लोग मेरे से पहले पहुंचे। लेकिन मजे की बात है, एक चीज थोड़ा सा सीरियसली बताऊंगा आपको, टेक्निकल पे मैक्सिमम लोग मेरे से पहले पहुंच गए। जो मेरे साथ के, जो बाद में आए थे, जैसे प्रमोद गुलाटी जी तो बाद में आए थे, प्रमोद गुलाटी जी को छोड़ दे तो बाकी जो मेरे साथ की ज्वाइनिंग थी वो लगभग मेरे से पहले टेक्निकल अचीव हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय कम था। हेलो, मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता था, पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता था, सिर्फ संडे वाले दिन काम करता था। सब लोग मेरे से पहले पहुंच गए और जैसे ही स्टेज पे मैं मीटिंग में कभी सेमिनार होता था तो स्टेज पे रॉयल्टी चीफ को बुलाया जाता था तो मैं पीछे से निकल जाता था। और जैसे ही मैं पीछे से निकलता था, बाद में सुरेंद्र जी मुझे कहते थे विजय तुम रॉयल्टी पे आए नहीं, तो मैं कहता था उसमें बहुत दर्द होता है। मेरे से पहले जो लोग थे वो टेक्निकल पे पहुंच गए और मैं रॉयल्टी पे कैसे जाऊँ स्टेज पे? तो बोलते थे दर्द होना भी चाहिए, दर्द होगा तभी आप ये काम करोगे।
खैर कुल मिला के सर मुझे याद है मैं रॉयल्टी पे पहुंचा हुआ था, तो उस समय एक मिस हैपनिंग हुई मेरे साथ। स्पोर्ट्स का लड़का हूँ मैं। अभी आपके बीच में 2-3 लीडर आए थे, किसी ने कहा सर बोल रहे थे कि मैंने भिलवाड़ा में देखा सर ने इतनी सारी टहलें तोड़ दी इसीलिए कामयाब है। तो नहीं टहल तोड़ने की वजह से कामयाब नहीं। सर ने बोला कि ये नहर में नहा रहे थे, मैंने देखा स्विमिंग कर करके कामयाब हो गए। नहीं, स्विमिंग का भी कोई लेना देना नहीं है। जो असली चीज है ना वो बता रहा हूँ अभी। हुआ क्या कि सर स्पोर्ट्समैन हूँ, मस्त रहता हूँ आज भी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। लग्जरियस नहीं बनाया मैंने अपने आप को। जो सर ने वीडियो देखा वो नहर में कूदने का वीडियो देखा, किसी को लीडर का नहीं मिलेगा, मैं कहीं भी कूद जाता हूँ। और स्पोर्ट्समैन हूँ इसलिए शरीर में जान बढ़िया थी शुरू से ही। तो मेरे को जॉन्डिस हो गया, पी लिया। बाहर टूर पे रहता था, उल्टा सीधा खाया गया होगा, लीवर पे इफेक्ट कर गया, पर मेरे को पता नहीं चला। मेरे शरीर ने सरवाइव कर लिया, पर लंबे समय तक मैं बिना केयरलेस रहा और उसकी वजह से वो लीवर पे ज्यादा इफेक्ट हो गया और मैं 6 महीने के लिए कंप्लीट बेड पे आ गया। उस समय मैं रॉयल्टी पे था, कंप्लीट बेड पे। डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक आपको जब तक ठीक नहीं हो जाओ, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने भी लग सकते हैं, बेड पे पड़े रहो। उठना है तो सहारा लेके वॉशरूम तक बस, वरना उंगली भी हिलाओगे तो आपको दिक्कत होगी, एनर्जी लॉस होती है, लीवर ने काम करना छोड़ दिया था, पीलिया हो गया था, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। मजे की बात ये कि उस 6 महीने तक मैं घर पे ही पड़ा रहा। मेरा जो कराटे का बिजनेस था, सुबह 4-5 बजे मैं क्लास में पहुंचता था, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फीस देना बंद कर दिया। जब मैं ही नहीं जा रहा, कोचिंग नहीं दे रहा, फीस कैसे देंगे? प्राइवेट काम था। कंप्यूटर का सेंटर जो मेरा था, मेरे सारे स्टूडेंट लगभग छोड़ के किसी और जगह ज्वाइन हो गए। मेरा कराटे भी ठप हो गया, मेरा कंप्यूटर भी ठप हो गया। उस समय में मैं आरसी में रॉयल्टी चीवर पहुंचा हुआ था। घर से बड़ा विरोध मिलता था मुझे। घर वाले मुझे कहते थे कि ना तू कराटे पे ध्यान दे रहा, ना कंप्यूटर पे ध्यान दे रहा, बीच में छुट्टी करके भाग जाता है, तेरे बच्चे भाग जाएंगे, क्यों तू आरसी में टाइम खराब कर रहा है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे परिवार वाले बोलते थे। लेकिन उस जॉन्डिस के समय में मेरा कराटे बंद हो गया, मेरा कंप्यूटर भी लगभग बंद हो गया, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। लेकिन मजे की बात, आरसी में उस समय मेरी इनकम 21-22 हज़ार के आसपास की थी रॉयल्टी पे। इन 6 महीने में 21-22 हुई, 23-24 भी हुई और हाईएस्ट 32,000 का चेक मेरे पास। और उस समय मतलब ना सिर्फ मेरा विजन मजबूत हुआ, मेरे पूरे परिवार का विजन क्लियर हो गया कि ये बिजनेस है जिसके बारे में लोग बोलते हैं मरने के बाद भी इनकम देगा। हेलो, यस सर। जो बेड पे पड़ा हुआ इनकम दे सकता है ना बिजनेस, तो इसका मतलब इसमें टाइम देना चाहिए। हेलो, और उसके बाद मैं इस बिजनेस में, बोलते हैं ना पंजाबी में, हरियाणा में बोलते हैं हाथ मुंह धो के पीछे पड़ना, तो मैं हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा, पूरा नहा धो के पीछे पड़ा। क्योंकि समझ में आ गया। एक बार समझ में आना चाहिए ना कि आपके लिए कितना जरूरी है। सुनो, समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही आदमी कुछ भी करता रहता है। यस, तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था पहले, लेकिन समझ में आ गया कि ये चीज है ना मेरे कराटे और कंप्यूटर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक मैंने वहाँ लाखों रुपया लगा रखा हूँ, बेशक सुबह से शाम ज्यादा शाम और टाइम देता हूँ, और ये बिजनेस मेरे को काम करे। और मजे की बात सर, उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं इसमें फुल टाइम काम करूँ। मेरे कंप्यूटर सेंटर के ऊपर भी मैंने एक टीचर छोड़ दिया था और पार्टनरशिप के साथ भी मेरा झगड़ा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर छोड़ भी दिया था, वो काफ़ी लंबी स्टोरी है, उसको नहीं ले रहा मैं आज। बट उसके बाद क्या हुआ सर, फिर मैंने शेड्यूल बनाना शुरू किया। जहाँ भी मेरी टीम थी मैं निकलना शुरू कर दिया। हरियाणा में भी मैं निकलता था तो अपनी उस समय मेरे पास बाइक हो गई थी, जब मैं रॉयल्टी पे था, लीडरशिप पे था, उस समय मैंने बाइक खरीद ली थी। मैं घर से निकलता था तो 1-1 हफ्ते बाद घर पे पहुँचता था। और उसके बाद मैंने टेक्निकल क्वालिफाई भी किया, और टेक्निकल क्वालिफाई करने के लिए मैंने आउट ऑफ स्टेट भी निकलना शुरू कर दिया। और मैं 10-10 दिन नहीं, 20-20, 25-25 दिन भी घर से बाहर रहता था। एक दिन घर से निकला तो उसके बाद निकलता था, कई बार 1 तारीख को निकला हूं तो क्या पता अगली महीने की 3 तारीख को मैं घर से बाहर, कई बार 1 महीने से भी ज्यादा होती थी। और ये काम मेरा जो करने का पद्धति थी, मेरी स्टाइल था जो काम करने का, वही काम की वजह से आज मेरे को जोश मशीन बोला जाता है। हेलो, ये मेरे को लगा हुआ। इसके बाद इसी काम की वजह से मेरे अपलाइन सुरेंद्र जी व सोच ITC छाबड़ा जी हो, वो भी मेरा परिचय बोलते हैं। किसी को परिचय देना होता ना तो वो बोलते हैं कि ये विजय बरोदिया है
जिनकी महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन इसकी महीने में 35 मीटिंग होती है। हेलो, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा उस समय था। तो मैं नहा धो के पीछे पड़ गया, और उस समय मेरे से पहले जो आदमी टेक्निकल अचीवर बने थे, वो टेक्निकल अचीवर रह के मैं पर्ल बन गया। हेलो, जो मेरे से पहले पर्ल बने थे वो पर्ल ही रह गए, मैं स्टार पर्ल बन गया। जो मैं स्टार पर्ल था उस समय, जो लोग इमरान बने थे वो इमरान ही रह गए, मैं स्टार इमरान चला गया। जो लोग स्टार इमरान बने थे मेरे साथ, कुछ लोग मेरे से पहले रूबी बन गए, मैं रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बन गया। उसके बाद फिर स्टार रूबी पे पहुंचा। स्टार रूबी के बाद सफायर का लेवल होता है पूरे हिंदुस्तान से। कई लोग सफायर गए, मैं भी उनमें से एक था। सफायर पे चले गए, सुरेंद्र जी बस डायमंड बन गए, हिंदुस्तान का टॉप किया उन्होंने। और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 शुरू हुआ। पार्ट 2 के अंदर जितने लोग सफायर थे वो सारे के सारे सफायर ही रहे, अकेला मैं स्टार सफायर था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी डींग हाँकने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, मैं आपको उसका राज बता रहा हूँ कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। हेलो, इसके 2 कारण। एक तो आपने कहानी सुनी, सॉरी कहावत सुनी होगी, पंजाब में भी है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा बनेगा। ये सुनो, पता होगा ना, जितना काम करोगे उतने ही रिजल्ट आएंगे। आरसीएम बिजनेस सबके लिए एक है, प्लान सबके लिए एक है, मीटिंग सेमिनार इवेंट सबके लिए एक है, प्रोडक्ट सबके लिए एक है। ये सुनो, यूनिक एजुकेशन सिस्टम सबके लिए काम करता है। आप कितना काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने आगे जाओगे। नंबर 1 थिंग, आपने वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, सुनी है? हेलो, कछुए और खरगोश की दौड़ होती है। अगर किसी ने नहीं सुनी होगी तो वो सोचेगा कछुए और खरगोश की दौड़ कैसे हो सकती है। कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलने वाला प्राणी, और खरगोश 2 छलांग लगाएगा हॉल से बाहर। हेलो, उनकी तो दौड़ संभव ही नहीं है। लेकिन मजे की बात, दौड़ हुई, और उससे भी ज्यादा मजे की बात, उस दौड़ में कछुआ जीत गया। यस, हो गया क्यों? क्योंकि खरगोश दौड़ता हुआ आगे तो बहुत ज्यादा निकल गया, लेकिन आगे जाके वो सुस्ताने लग गया। हेलो, लेकिन कछुआ कंसिस्टेंसी से काम करता है, और वो आगे पहुंच गया। मैंने यही काम किया था। नंबर 1 तो कंसिस्टेंसी से काम किया। हेलो, और बहुत से लोग लेवल पे आके सुस्ताने लग जाते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लीडरशिप पे वाइटल पे आके ये हो जाता कि यार बहुत आते हैं 5-7 हज़ार है ना, या रॉयल्टी पे आके निफराम हो जाते हैं कि हाँ अब तो मैं रॉयल्टी चूर हो गया, क्यों होम मीटिंग करूँ, क्यों लोगों की घरों में जाऊँ। ये सब होते हैं बहुत से लोग, या टेक्निकल के छोटे से लेवल पे आगे, नहीं अब तो मेरे सिर्फ सेमिनार होने चाहिए। हेलो सर, ये विजय विरोधिया हो चाहे सुरेंद्र विजय बस, अगर वो टॉप अचीवर बने, अगर मैं टॉप अचीवर बना, उसके पीछे का ये कारण है कि हम आज भी होम मीटिंग और वीकली मीटिंग और होम मीटिंग है दोस्तों, सॉरी मैन टू मैन, पेन टू पेन वर्किंग आज भी करते से इज्जतते नहीं है। समझ रहे आप लोग? यस सर। तो जितना काम करोगे उतने रिजल्ट आएंगे, करेंगे? यस सर। दूसरी चीज, मीटिंग सेमिनार इवेंट्स, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी डोज का काम करते हैं। मेरी कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा राज यही है। सुरेंद्र जी बस हिंदुस्तान के टॉप अचीवर बने। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जिस समय सुरेंद्र बस जी का 4200 रुपए का चेक होता ना, 4200 का, मुझे याद है ये चेक, ये इनकम उनको पता नहीं याद है कि नहीं आया, उस समय लिफाफे में आता था, और इनका चेक मैंने खोला था, लिफाफा आया था एसटीडी पीसीओ पे, तो इनका ये लिफाफा मैंने खोला था। उस समय 4200 रुपए की इनकम आई थी, और जिस समय 4200 रुपए की इनकम आई, उस समय पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग तो ऐसे थे जिनकी 1.5 लाख से ज्यादा की इनकम थी। आज से 2, और सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनकी 60,000, 70,000, 80,000, 1,50,000 ऐसे थे। तो इसका मतलब हजारों लोग सुरेंद्र बस जी से, हजारों नहीं, हजारों लोग सुरेंद्र बस जी से आगे होंगे, ये सब। पर इन्होंने बीसी छाबड़ा जी की एक मीटिंग सुनी, मैंने भी सुनी। उस बीसी छाबड़ा सर ने एक चीज बोली थी कि अगर आपको जीतना है तो जीत, आपने भी सुनी होगी, लेकिन मेन चीज है उसको इंप्लीमेंट कितना करते हैं हम लोग। जीतने और हारने वाले में माइक्रो सेकंड का अंतर होता है। यस सर। औरों से थोड़ा सा, बस ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई धुरंधर नहीं बनना, थोड़ा सा ज्यादा कर दो बस,
औरों से थोड़ा सा ज्यादा सीख लो, औरों से थोड़ा सा ज्यादा प्रोग्राम में आना शुरू कर दो, औरों से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज ले लो, औरों से थोड़ा सा ज्यादा प्लान दिखाने लग जाओ, औरों से थोड़ा सा ज्यादा अगर आपने करना शुरू कर दिया, वो थोड़ा सा ज्यादा आपको कामयाब नंबर 1 बना देगा। सुरेंद्र जी का जब 4200 रुपए का चेक था, उस समय उन्होंने ये सेमिनार लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया, औरों से थोड़ा सा ज्यादा प्लान दिखाने लगे, औरों से थोड़ी सी ज्यादा किताब पढ़ने लगे, कोई बड़ा काम नहीं किया, बस थोड़ा सा ज्यादा, औरों से थोड़ा सा ज्यादा मीटिंग की तैयारी करने लगे, औरों से थोड़ा सा ज्यादा सेमिनार अटेंड करने लगे, औरों से थोड़ा सा ज्यादा घर से बाहर रहने लगे, और वो सबको पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान के टॉप अचीवर बन गए। सबसे पहले माना जाता है। और मैंने भी यही चीज देखी और मैंने भी यही किया, औरों से थोड़ा सा ज्यादा, हर चीज में औरों से थोड़ा सा ज्यादा किया। एक चीज तो ये बता दी, काम वर्किंग सबसे ज्यादा कोशिश की मैंने करने की। दूसरी मीटिंग सेमिनार इवेंट की तैयारी। आज ये जलंधर में आप लोग मतलब धन्यवाद देना चाहिए गुरजीत सर को, इनके लिए तालियां बजाएंगे। उन्होंने डिसीजन लिया कि यहाँ जलंधर में हम